Okay, give me the example, two example of mucopolysaccharide. Two example of mucopolysaccharide. Hyaluronic acid, correct. Chondroitin sulfate, correct. Heparin, correct. Okay. Storage polysaccharide. One example of storage polysaccharide. Starch. Two component of starch. What are the two component of starch? सभी रिप्लाई करो जरा. Amylose, amylopectin. Which one is branched structure? In amylose and amylopectin, which one is branched structure? Yes, correct, beta. Amylose and amylopectin. Which one is branched? Good. Amylopectin. Okay, complete notes complete है. सभी नोट्स में लिंकिंग और एग्जाम्पल को हाईलाइट करोगे, ठीक है. लिंकिंग और एग्जाम्पल, उनके बीच में क्या लिंक है, और जैसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, पैक्टिन आप पढ़ते हो, सेलुलोज आप पढ़ते हो, तो उसके आपको कंपोनेंट तक भी याद होने चाहिए कि हाँ कितने पॉलीमर, कितने मोनोमर की यूनिट है, किस मोनोमर की यूनिट है. इस तरीके से आपको याद रखना है. हाइलोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, मार्क कर लेना. चलो, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल में? प्रोटीन्स. प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने नहीं पढ़ाया अभी, क्योंकि मेटाबोलाइट की बात ही नहीं की अभी. छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसमें, उसको हम लोग देख लेंगे. अभी कवर कर लेते हैं पहले मैक्रोमोलिक्यूल. थोड़ा सा क्या होता है ना, बुक का सीक्वेंस अलग होता है बेटा, और अपने को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करके रखना पड़ता है. तो बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ओके ओके, कहीं पे माइक्रोमोलिक्यूल लिखा है, कहीं पे मैक्रोमोलिक्यूल लिखा है. तो हम लोग पहले एक सीक्वेंस से मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. फिर जैसे उसमें एक हेडिंग करके दिया हुआ है, पॉलीसेक्राइड हो गया अपना. एक बॉन्डिंग के लिए हेडिंग दिया हुआ, हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड, लिंक, लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर. तो एक जगह कलेक्टिवली इन्होंने बॉन्डिंग की बात की हुई है. हम स्ट्रक्चर में ही बॉन्डिंग की बात करते जा रहे हैं. हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि हाँ किस तरीके से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बॉन्ड्स बन रहे हैं. ओके, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको. अभी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रोटीन्स, उसको देखेंगे, प्रोटीन्स के टाइप्स देखेंगे, देन न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, उसके बाद मेटाबोलाइट्स देख लेंगे, एंड फाइनली एंजाइम देखते हुए चैप्टर ओवर हो जाएगा. 2 लेक्चर्स आई थिंक और जाएंगे इसमें. ओके, तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन की सबसे प्यारी बात है कि प्रोटीन बनता कहीं है, मैच्योर कहीं होता है, फंक्शन कहीं और करता है, और वर्सेटाइल, इसके वर्सेटाइल फॉर्म है. आप डिफरेंट टाइप की रेंज देख सकते हो प्रोटीन की. एंड विदाउट प्रोटीन कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन नॉन ऑर्गेनिज्म, आपके वायरस, वायरस तो नहीं, वायरस, प्रियॉन्स, ये सभी नॉन ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल जो है अर्थ पे, उनमें भी प्रोटीन्स होता है. What is prions? Prions is only protein, replicated protein.
प्रियॉन्स, दे आर रेप्लिकेटेड प्रोटीन, मतलब ना ये सेल है, ना ये डीएनए है इनके पास, ना ही इनके पास आरएनए है. दे आर ओनली प्रोटीन्स विच कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ. और प्रियॉन्स हमारे आने वाले जनरेशन या हमारे आने वाले टाइम के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं. ये जो कि तुम्हारे ग्लेशियर्स वगैरह है ना, उनमें दबे हुए हैं प्रियॉन्स. और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और उनका मेल्टिंग हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, उससे कई सारे प्रियॉन्स के निकलने के और एक्टिव होने के चांसेस हैं. बट मेनली प्रियॉन्स के टारगेटेड ऑर्गेनिज हिट करता है ये प्लांट्स को. ओके, बट वी डोंट नो नेचर. नेचर प्रोटीन ही है. नेचर कब कन्वर्ट कर जाए, जैसे आप देख रहे हो कोई प्लांट वायरस, वैसे तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं पूरे वायरस, लेकिन वो एक चेन से म्यूटेटेड होते हुए एवोल्यूशन जिसको आप बोलते हो, वो चेंज भी हो सकते हैं. तो प्रियॉन्स भी बहुत ज्यादा डेंजरस कंटेंट है ना ये, मतलब ऑर्गेनिज्म में तो आते ही नहीं. जैसे आप वायरस को बोलते हो, तो वायरसेस हैविंग एदर डीएनए और आरएनए, मेनली आरएनए बोल लो, और प्रोटीन के बने होते हैं. ओके, उसी तरीके से प्रियॉन्स होते हैं जिनके पास सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ना आरएनए है ना डीएनए, लेकिन स्टिल दे हैव हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, दे हैव हाईली एक्टिव एंड दे कैन हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जिसमें मेनली वो प्लांट डिजीज करते हैं. तो आप देख रहे हो मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक प्रोटीन जो आपके लिए इतनी एसेंशियल है, वही प्रोटीन का कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डिजीज भी कॉज कर सकता है. तो देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोटीन. ओके, तो अगर प्रोटीन को आपको समझना है, तो पहले आप प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका एक ओवरव्यू मैं रिकॉल करा देती हूँ. आपके सेल या किसी भी यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल है विच इज डीएनए. डीएनए ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म mRNA. mRNA translated with the association of ribosome, tRNA, ठीक है, and as a result proteins primary structure of protein, primary structure form. अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा फटाफट बता दो ये वाली प्रोसेस कहाँ हुई. ये तो होती है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के बाहर आए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ पे हुई. प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखा है, दैट्स व्हाई ओनली अप टू प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट ट्रांसफर टू another organelle which is B. You tell me which structure is that, and it modified, mature the protein, the primary protein into secondary, tertiary, quaternary, conjugated, whatever. तो what is this structure? A समझ लो इसको, and what is this? B. दोनों के आंसर दो फटाफट. Okay, endoplasmic reticulum. A, correct. And what is B? Everyone should reply. 2-3 बच्चों ने क्लास की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है. सबको पढ़ाती हूँ, सब सुनो, सब क्वेश्चन सुना करो ध्यान से और रिप्लाई किया करो. B is Golgi. Very good. Okay. Yes, beta. A is endoplasmic reticulum and B is Golgi. Very good. क्लियर है. तो वही जो आप सेल के अंदर इतना बेसिक सा आपने पढ़ लिया है, अब मैकेनिज्म को देखना है. अब आप सोचो कि वहां पे गोल्जी के पास मेम्ब्रेन है, ईआर के पास मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेम्ब्रेन है, एंड एवरी मेम्ब्रेन हैज द प्रोटीन्स.
ठीक है। तो आपको ये एक दिमाग में रखना है, बैठा के ही रखना है कि साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस जब सेल डिवीजन होता है और सेल डिवाइड करके नई सेल को बनाती है, उस वक्त ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, डीएनए फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, और जिस तरीके से सेल डेवलप होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, तो वहां पे ही प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होके स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि फाइनली जो आप पढ़ते हो प्रोटीन की फॉर्मेशन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं प्रोटीन के मिले हुए स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। दैट्स व्हाई यू शुड कीप इन योर माइंड कि यहाँ सिंथेसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी। वो जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट कि पहला प्रोटीन कहाँ से आया होगा। ठीक है, आप स्टूडेंट हो साइंस के, आप सोच सकते हो, यू आर ओपन फॉर थिंकिंग। तो फर्स्ट प्रोटीन कैसे आया? जब गोल्जी बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, और गोल्जी खुद प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, गोल्जी के पास खुद मेम्ब्रेन है। ओके, तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही एवरीथिंग इज स्टार्टेड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, और बताएंगे, चलो सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे उस टाइम। तो जब ऑर्गेनल बनते हैं तभी उसकी सिंथेसिस प्रॉपर वे में स्टार्ट होती है, बट इनिशियल सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। एज यू नो कि यूकैरियोटिक सेल में तो इतनी मैकेनिज्म है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, बट व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक के केस में तो ओपन है, नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन वहां पे बन सकता है, पॉलीराइबोसोम वाला केस था। तो उसी तरीके के आप मैकेनिज्म समझो कि इनिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। बेसिक्स मैंने बोला था, अमाइनो एसिड रिवाइज भी करने को कहा था। तो अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, the structure will be dipeptide। मोनोपेप्टाइड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। डाइपेप्टाइड एंड द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ओके, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज, इसको एन कर दें अगर हम, तो इज नोन एज प्रोटीन। ओके, तो इट इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल, अमाइनो एसिड आया, ज्वाइन होता गया इस स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, लाइसिन, वेलिन, फेनाइलएलेनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, इस तरीके से ल्यूसिन, आपको दिख रहा है एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड आ रहे हैं और अरेंज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता, क्योंकि एक जैसे ल्यूसिन 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 की चेन कोई प्रोटीन को नहीं बनाएगी। यू कैन सिक्रीट, यू कैन फॉर्म दैट चेन इन लेबोरेटरी, बट नेचुरल केस में वहां पे इंफॉर्मेशन आएगी, और उस इंफॉर्मेशन का स्ट्रीम कभी ऐसे नहीं होगा कि ए एक खाली सिर्फ एडेनिन ही आ रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। समझ लो, दैट इज द रीजन व्हाई प्रोटीन्स हैव हेट्रोपॉलीमर स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये चेन दिख रही है आपको, जो बार बार मैडम बोलती रहती मोतियों की माला, देखो यहाँ पे मोतियों के नाम लिख रहे हैं आप। तो इस तरीके की लॉन्ग चेन आएगी, और वो मैजिक इंफॉर्मेशन याद रखो कि एक अमाइनो एंड होगा, एक कार्बोक्सिल एंड होगा, एक सी टर्मिनल होगा, एक एन टर्मिनल होगा। दिस इज द सिंपल। ठीक है, सी टर्मिनल हमेशा राइट साइड पे होगा और एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। इट इंडिकेट्स कि इस चेन की सिंथेसिस किधर से स्टार्ट हुई है, इधर से स्टार्ट हुई है या इधर से स्टार्ट हुई है। ये तो खैर खैर बहुत अच्छा इमेज है, समझ में भी आता है, इसमें नंबरिंग भी दी हुई है। तो यू कैन रिलेट कि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि अमाइनो लेफ्ट साइड में रहेगा, और से नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा अमाइनो एसिड का, उसका COOS से OH, और ये कंट्रीब्यूट करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते रहेंगे। तो ये हर अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे क्या बना हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। बेटा समझना थोड़ा है ना, कोई चीज बहुत वास्ट हो जाती है आगे जाके, जब आप स्टार्टिंग से सही से नहीं पढ़ते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे हो जो मैं डॉट बना रही हूँ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। बोलो हाँ या ना।
है ना? एग्री करते हो ना? वेरी गुड, क्लियर? तो दिस इज सिंपल प्राइमरी चेन. Okay, includes arrangement of amino acid in a polypeptide chain. The sequence of amino acid is determined by the message of DNA. अभी ओवरव्यू में मैंने बताया डीएनए बॉस ने सेक्रेटरी को दी अपनी फाइल, इंफॉर्मेशन दिया कि क्या उसको आज वर्क कराना है. सेक्रेटरी आई बाहर आई, वो केबिन से बाहर आके वर्कर्स के साथ एसोसिएट करके उसने वर्कर्स को टास्क दे दिया, टीआरएनए को दे दिया, राइबोसोम को दे दिया, एंड they carry on their functions to form the protein molecules. प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया. कौन सा प्रोटीन? वो इंफॉर्मेशन यहां से आ गई. ओके, क्लियर है? जैसे कोई किसी कंपनी का बॉस है, उसने बोला आज खन्ना एंड सन्स गुप्ता एंड गुप्ता किसी के साथ मीटिंग है, तो खन्ना के लिए उसने अलग इंफॉर्मेशन दी, गुप्ता एंड सन्स के लिए अलग इंफॉर्मेशन दी. तो जब खन्ना की इंफॉर्मेशन आई तो एमआरएनए के फॉर्म में आ रहा है, तो इस तरह सेक्रेटरी ने उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट को उससे रिलेटेड स्पेसिफिक कोड को दे दिया. सेम वे में इस साइड से आया गुप्ता एंड सन्स का, तो उस इंफॉर्मेशन को फिर से उसने सिंथेसिस करने वाले डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे दी. तो इस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, इस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी सेपरेटली. तो दे आर स्पेसिफिक एंड दे आर the formation of proteins, मतलब number of proteins can be formed at the same time. Parallelly चलता रहता है ऐसा. Is it clear? Which are carried by the mRNA. The distance between two peptide bond is 0.35 nanometer. First amino acid always form N-terminal amino acid. Last amino acid always form C-terminal amino acid. क्यों? क्योंकि इन बिटवीन तो सारे अमाइनो एसिड NH-C बॉन्ड को बना रहे होंगे, NC बॉन्ड को बना रहे होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को. तो सबसे फर्स्ट वाले का अमाइनो ग्रुप फ्री होगा एंड लास्ट वाले का C टर्मिनल फ्री होगा. इज इट क्लियर? अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मेथियोनिन. जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो हम लोग देखो, मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही, मेरी पीएचडी ही टॉपिक ही है प्रोटीन इंटरेक्शन. प्रोटीन इंटरेक्शन. So I have studied about the approximately 5,000 of protein and their interaction network and how they are involved in the causing the disease. ठीक है? How their interaction disrupted and it causes the disease. तो आप इतना समझो कि हम लोग को काफी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है. हमें चेन पता है, वी डोंट नो कि विच प्रोटीन इज दैट. ठीक है? तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि मेथियोनिन कहाँ पे प्रेजेंट है. देयर माइट बी चांसेस कि जहां मेथियोनिन प्रेजेंट होगा वो ही पहला अमाइनो एसिड होगा और वहां से ये प्रोटीन का हमें सीक्वेंस मिलेगा पूरा. ओके, समझना इस बात को. अब ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है दैट इज AUG. कोडॉन क्या होते हैं? वो कोड जो कि अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखते हैं. तो कोडॉन के फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो एक होता है स्टार्ट कोडॉन, 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन. समझ रहे हो ना बात को? जैसे आप कोई मूवी प्ले कर रहे हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो स्टार्टिंग में कोई ऐड आया, फिर इंफॉर्मेशन आई उतनी दूर तक, फिर आपको एक ऐड आया, फिर एक इंफॉर्मेशन आई. तो ये इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन आपके काम का होता है. ठीक है? कि ऐड वाला आप जनरली स्किप ऐड का ऑप्शन आता है, आप स्किप कर देते हो. समझ रहे हम क्या बता रहे हैं? तो देयर इज पॉइंट कि कहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है. उसी तरीके से डीएनए के पास से जब एमआरएनए का कोड आया तो देयर इज पॉइंट, कुछ चीजों को निगलेक्ट करके वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि कहाँ से सिंथेसिस की, कहाँ पे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट करनी है. तो उसको कैसे इंडिकेटिव करेंगे? आप यूट्यूब पे देखते होगे तो यहाँ पे येलो दिया रहता है कि कहाँ कहाँ ऐड है, उस पे येलो कलर की मार्किंग रहती है. देखा है? या जस्ट सपोज कि आपकी बुक है, आपने कुछ पेजेस छोड़ के उस बुक में लिख रखा है, नोटबुक में, तो आपने स्टिकी नोट्स या व्हाटएवर करके आपने एक मार्किंग लगा दी.
ओके, उसी तरीके से जब mRNA के पास आ रहा है, क्योंकि वो डैमेज भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी कंडीशन उसको फेस करना है, तो वो पोर्शन जहां अमीनो एसिड की सिंथेसिस है उसको उसने कॉन्फिडेंस से बीच में कहीं रखा हुआ है। अभी ऐसे समझो, एकदम स्टोरी जैसा, ठीक है। तो दैट स्ट्रक्चर कि जहां से इंफॉर्मेशन को राइबोसोम टीआरएनए सबको रीड करके स्टार्ट करना है, दैट कोडॉन इज AUG, and AUG is being a starting codon. It also code for the amino acid methionine. आई बात समझ में? सिर्फ रट लेने से नहीं होगा कि why it is all why every chain have the first amino acid of every chain protein chain is always methionine. इसको समझो, स्टार्टिंग कोडॉन AUG है और स्टार्टिंग कोडॉन का जो सीक्वेंस है दैट कोड्स फॉर द मेथियोनिन, उसके पास मेथियोनिन के सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है। वो टीआरएनए को ऑर्डर कर रहा है कि तुम मेथियोनिन ले आओ, मेथियोनिन को बाइंड कराना राइबोसोम पे स्टार्ट करो और फिर मैं अगली इंफॉर्मेशन तुम्हें देता हूँ। दैट्स वाई फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑलवेज मेथियोनिन। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड दिख रहा है। आई एम सेइंग दैट कि बेटा इफ ओके जैसे अभी मैंने वीडियो का बताया ना, तो आप एक टाइमलाइन देख रहे हो, उस टाइमलाइन में मैंने बोला कि 1 मिनट 5 सेकंड के बाद ही मेन वीडियो स्टार्ट हुआ है। एंड मेन वीडियो में क्या आएगा? हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो ऑलवेज 1 मिनट 5 सेकंड, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम एंड इट इज कॉमन फॉर द हेलो एंड गुड मॉर्निंग। इस पे क्या बोला गया है? हेलो गुड मॉर्निंग, समबडी विशेस हाय, ठीक है, हाय गाइस, हेलो गाइस, इस तरीके से स्टार्ट होता है कोई वीडियो। तो इज इट द सेम पॉइंट फॉर बोथ कि स्टार्ट भी हो रहा है और वो गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है, वो विश भी कर रहा है, ग्रीटिंग्स भी दे रहा है, हेलो? तो इतनी बात समझ में आई? ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? कैन यू रिलेट विद द प्रोटीन एग्जांपल? कैन यू रिलेट विद द मेथियोनिन एग्जांपल? सेम वे में स्टार्ट करने के लिए कोडॉन भी क्या है? AUG। पूरी ऐसे mRNA की चेन चली जाए, राइबोसोम और टीआरएनए को कोई मतलब नहीं है, उसको तो AUG ढूंढना है पहले कि AUG कहाँ है। जस्ट सपोज दिस पॉइंट इज AUG, तो यहां से उसने क्या करना है, ये वाले से उसको कोई मतलब नहीं है, बाइंडिंग पोजिशन में हेल्प करेगा। यहां से इस पॉइंट से क्या करेगा, वो सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा एंड AUG कोड्स फॉर द मेथियोनिन। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर ना, स्टार्ट भी करना है और मेथियोनिन भी प्रोड्यूस करना है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? AUG कोड के पास। दैट्स व्हाई द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मेथियोनिन। अभी समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको आगे तक काम आएगा। आगे तक इन द केस पूरी आप बायोकेमिस्ट्री की डेप्थ पढ़ लो, प्रोटीन्स को ले आओ, वहां पे आपको हर जगह ये चीज नोटिस रहनी चाहिए कि बाय मेथियोनिन, ये आपको डायरेक्ट MBBS में ऐसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप देख रहे हो कि दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, इट कन्वर्टेड टू फॉर्म द सेकेंडरी प्रोटीन्स। लोकल फोल्डिंग, लोकल फोल्डिंग मतलब अपने अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगे, अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, अपने ही अमाइनो एसिड्स के बीच में इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी स्टार्ट कर दी। ओके, तो लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलाइसिस एंड शीट्स और सीट। ओके, तो एक अल्फा हेलाइसिस वाला अल्फा हेलिक्स बन जाता है एंड जो शीट कल बताया था रिबन शेप में है तो बीटा प्लेटेड शीट, और हेलिकल है तो अल्फा हेलिक्स। देन और फर्दर क्वाइलिंग हो रही है क्योंकि प्रोटीन की स्टेबिलिटी, दैट क्वाइलिंग इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। दिस इज नॉन फंक्शनल फॉर्म, दिस इज टोटली नॉन फंक्शनल। ये बस चेन बनी है, इस चेन को फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अल्फा और बीटा तक आपको जाना पड़ेगा मिनिमम।
एंड दीज आर स्ट्रक्चर प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं वो मेनली क्वाटरनरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के ही होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि एक अल्फा एक बीटा या नम 2 अल्फा 2 बीटा इस तरीके से ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट होगी। ओके, तो ये क्या हो गया आपका टर्सरी प्रोटीन। अब जब ज्वाइनिंग होगी तो इनमें कुछ और भी प्रोटीन्स के बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म में आ गया एकदम। अब अगर देखो थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर तक भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी प्रोटीन अंडरगोस अप टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, but if the functional form of that particular protein is quaternary structure, it will undergo same sequence primary, secondary, tertiary and quaternary. Is it clear? तो वन बाय वन एक एक को देखना है, समझना है आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल होगा। सिंथेसिस इसकी डीएनए की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन को लेके आएगा, राइबोसोम ट्रांसक्राइब कराएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंड फाइनली गोल्जी एपरेटस में वो मैच्योर फॉर्म के लिए मूव हो जाएगा। When a polypeptide secondary structure देखते हैं, when a polypeptide chain is coiled into a regular spiral structure, it forms alpha helices या alpha helix. It is stabilized. अब देखो बॉन्ड ध्यान रखिए, मैंने कहा सेल्फ बॉन्ड बना रहा है, तो जब वो ऐसे से आसपास आ रहा है थ्रेड, तो वहां पे जो आर ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कर दिए, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल आपको बॉन्ड कौन से मिलेगा, प्राइमरी में आपने कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में क्या है, पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड है ही सब्जेक्ट, समझना, बॉन्डिंग पढ़ लेना, तब तुम लोग एक बार मेरे से बॉन्ड से भी रिलेटेड बातें कर लेना। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड स्पेसिफिक बॉन्ड बन गई, एंड नाउ इट्स टर्न टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। These bonds are formed between the CO and NH groups of different side chains. ठीक है, different साइड अमाइनो एसिड। ऐसा नहीं कि पहले पेप्टाइड बॉन्ड में कैसे था, अपने जस्ट नेबरिंग अमाइनो एसिड के साथ वो बाइंड बना रहा था। अब कैसे बना सकता है वो, CONH ग्रुप एक दूसरे जैसे अमाइनो एसिड 2 हो सकता है अमाइनो एसिड 10 के साथ बॉन्ड बना रहा है, समझ रहे हो? ओके, और भी ग्रुप के साइड चेन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हेलिक्स, क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, ये CO और NH तो ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड में बिजी थे, तो दूसरा कहाँ से आ गया, आर ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, अमाइनो बेसिक अमाइनो एसिड होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड होगा, बेसिक अमाइनो एसिड होगा तो NH ग्रुप लिया होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड होगा तो COH ग्रुप लिया होगा। तो इस तरीके से साइड चेन से बनना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हेलिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेकेंडरी पे ही है फॉर्म, तो इनको कोई नीड नहीं है कि ये आगे टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। ओके, केराटिन, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट द केराटिन। आपके हेयर में, आपके नेल्स में जो प्रोटीन है दैट आर केराटिन। मायोसिन मसल्स में, एपिडर्मल प्रोटीन अगेन आपकी स्किन में जो प्रोटीन है दैट इज एपिडर्मल प्रोटीन। तो इसमें भी बहुत सारे आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। स्ट्रक्चरली देयर फंक्शन इज स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी रिएक्शन को कैटालिसिस करने में रोल प्ले कर रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, रिएक्शंस को परफॉर्म कराने में रोल प्ले कर रहे हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, चेंज कराएंगे, मेटाबॉलिज्म को चेंज कराने में। चलो बहुत टाइम के बाद साइंटिस्ट आए हैं। पॉलिंग एंड कोरे स्टडीड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, दे प्रपोज द हेलिकल मॉडल, अल्फा हेलिकल मॉडल। इज इट क्लियर? तो सिंपली यू कैन सी, अब आपको ये बॉन्डिंग एक्सिस, कितने रेसिड्यू होते हैं, कितने एंगल पे टर्न होता है, ये सब हायर बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ओके, अभी आपको क्या याद रखना है कि ये रिबन था जो हमने लीनियर फॉर्म में देखा था, उसी रिबन के बीच बीच में बॉन्डिंग बनने लगी एंड दे अरेंज्ड स्पाइरली। समझ रहे ना बच्चे?
बस। तो एज ए रिजल्टेंट वही रिबन अभी कैसा हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, हेलिक्स बना गया। ओके, अगेन देखो, इज इट क्लियर? तो ये अभी आपको कैसे समझना है कि ये अमाइनो एसिड की एकदम सिंपल बात कर रहे हैं हम कुछ टफ नहीं पढ़ाना चाहते आप। प्रोटीन में तो हम आपको पता नहीं कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड की चेन हो गई। अमाइनो एसिड के ही आप देख रहे हो कि दो डिस्टेंस, मतलब दूर दूर अरेंज्ड अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग हो, क्लियर, एंड दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये, जैसे आप समझ लो कि अगर आपके पास एक चेन पड़ी है और आप बोल रहे हो कि इस रिबन को आपको इस पॉइंट से जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, एक धागा लगा दो यहाँ पे, ओके, फिर एक धागा लगा दो इधर, तो आपका ये वाला एंड अपने आप फ्री है, फिर इधर भी बॉन्ड बन सकता है, वो तो खुद से बना रहे हैं, कहीं पे भी बॉन्ड बन सकता है। तो उस एज ए रिजल्टेंट वो जो थ्रेड जो आपने ऐसे लिया था उसको आपने कुछ कुछ जगह से ज्वाइंट कर दिया और वो हेलिक्वाइड होता जा रहा है। समझ में आया बेटा? सेम वे में क्या होता है कि बीटा प्लीटेड शीट बनने के लिए एक यहाँ पे क्या था, एक अल्फा हेलिक्स ने टर्न किया। अब ध्यान से सुनना, when two or more polypeptide chain, when two or more polypeptide chain, okay, get interconnected by hydrogen bond and forming a sheet-like structure instead of helix, they form beta pleated sheet. इसका बार बार पूछे जाने वाला एग्जांपल है सिल्क प्रोटीन, ठीक है, फाइब्राइन प्रोटीन। सिल्क स्ट्रक्चर में फाइब्राइन प्रोटीन जो होता है, जो आप सिल्क का कपड़ा देखते हो ना, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। तो फाइब्राइन प्रोटीन ऑफ सिल्क इट शोज बीटा प्लेटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझो अब कैसे है, ये अमाइनो एसिड की एक चेन हो गई, मतलब एक पॉलीमर हो गया, ये दूसरा पॉलीमर हो गया, दोनों पॉलीमर आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं और दोनों पॉलीमर ऐसे भी बॉन्ड बन सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टर्न नहीं लेंगे बस, ठीक है, आमने सामने बॉन्ड बना रहे हैं। एंड अपने नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड से बी ए के साथ और ए बी के साथ, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें क्या हुआ, आपके दो रिबन को आपने इस तरीके से एक दूसरे के आसपास अरेंज कर दिया, तो दे फॉर्म बीटा प्लेटेड शीट। इज इट क्लियर? देखो, जैसे इंफॉर्मेशन हम बढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में आपको भी अपग्रेड करना है। जब मैंने बोला था कि दो फॉर्म होता है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, वो भी करेक्ट था, लेकिन अब बीटा प्लेटेड पढ़ रहे हो तो वो कैसे बनेगा वो भी ध्यान। ओके, क्लियर है? गुड। नाउ इससे ज्यादा भी प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, तो थ्री पॉलीपेप्टाइड को ले आते हैं, क्या बनेगा देखो, when three polypeptide chains coiled around each other by hydrogen bonds, collagen helix seen only in collagen protein, it is known as collagen helix, डबल एल ए होगा, कोलेजन हेलिक्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो तीन पॉलीपेप्टाइड आपस में तीन थ्रेड आपने क्वाइल करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तीन है तो आपस में वो कैसे जोड़ेंगे, आपने तो हाथ से, हाथ की हेल्प से दो थ्रेड को जोड़ दिया, लेकिन वो खुद भी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच्ड होंगे ना, तब तो तीनों आपस में गुथ रहे हैं। तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, कोलेजन हेलिक्स में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब तीन तीन थ्रेड स्ट्रक्चर दिखता है। The most common secondary structure is alpha helices and beta sheet. Clear? You can clearly see the involvement of one protein chain coiling in alpha helices and involvement of two protein chain and side hydrogen bonding. Hydrogen bonding इस तरीके से डिनोट की जाती है बेटा, डॉट डॉट डॉट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर, बिटवीन द टू पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ए स्ट्रक्चर क्या है,
एंड बी स्ट्रक्चर क्या है? विच वन इज अल्फा हेलाइसिस एंड विच वन इज बीटा प्लेटेड शीट? सिर्फ अल्फा बीटा लिखना। ए अल्फा, वेरी गुड, एंड बी बीटा, करेक्ट है? समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, आपको समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज बेसिक से क्लियर रखो। नाउ अबाउट द टर्सरी स्ट्रक्चर, एक समरी मैंने दे दिया, आप वो और फोल्ड करेगा या और प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है। द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल में फोल्ड इन इटसेल्फ, अपने में फोल्ड कर जाए, एंड एज्यूम्स अ कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म, may be rod shape or spherical or any other form. This is the form of protein. These specific geometrical shapes are known as tertiary structure of protein. जिस तरीके से आप ये समझ लो कि आप और कॉइलिंग करना चाह रहे हो। ओके, तो अभी क्या हो सकता है कि आपने जो रिबन लिया या तो वो और ज्यादा कॉइल हो जाए, इस तरीके से तो अल्फा हेलिक्स हुआ था, अब इस तरीके से आप इसको और कॉइलिंग कर रहे हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कॉइल बनाए और उसके साथ कुछ और जुड़ जाए, कोई और पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाए। इट डिपेंड्स कि प्रोटीन कौन सा बनने वाला। ओके, तो रॉड शेप, स्फेरिकल और एनी अदर फॉर्म में वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस होता जा रहा है। दिस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स आर नोन एज 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेकेंडरी प्रोटीन तक ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, प्राइमरी में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको रॉड शेप, ठीक है, स्फेरिकल, ग्लोबुलर, इस तरीके के शेप आपको कब दिखेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ओके, ये कैसा हो गया कि जस्ट आपने एक पेपर को लो, उस पेपर को आप फोल्ड करो, कोई भी ऐसे पेपर ले लो, आप फोल्ड करना स्टार्ट कर दो और आपको एकदम छुपाना है उसको कि एकदम छोटा कर देना है। तो पहले तो एक कहीं मीडियम साइज में आप आ जाओगे, फिर उसके बाद आप और ट्राई कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो, तो आप उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर या समथिंग जिस भी मोड में आपने उसको फोल्ड किया, जैसे जस्ट सपोज आपने ये पेपर की शीट थी, ये पेपर की शीट थी, आपने लेके भी देख लो करके, इस तरीके से दबा दिया या इसको इस तरीके से दबा दिया, क्लियर? तो कुछ भी हो, लेकिन उसको आप फाइनली एक स्टेबल स्ट्रक्चर तक ले जा रहे हो कि अब मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मेरा काम ऐसे ही होगा। समझ रहे हो? तो इट इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कंटिन्यूअस फोल्डिंग वाली। इट इज मेंटेन्ड बाय, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी था, हाइड्रोजन बॉन्ड आ ही गया था, लेकिन अब इसको कैसे मेंटेन करना है, इसमें कई सारे बॉन्ड है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ये जो बॉल स्ट्रक्चर है इसको ओपन कर दो, तो यू कैन ओपन। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, बस इसमें निशान दिखेंगे। समझना हम क्या कह रहे हैं? सिंपली एक पेपर ले लो और उसको करके भी देखो साथ में, या इस तरीके से भी किए हो, तो फिर ऐसे ऐसे इसको अनफोल्ड कर लोगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, लेकिन हम कहें कि बेटा जी इस बॉल को जरा स्टेबल कर दो और इसको रख दो अगले 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आप रख दो, ठीक है, बहुत अच्छा शेप आया है, इसको रख दो। तो व्हाट यू विल डू, आप इसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे, आप यहाँ पे स्टेपलर लगा दोगे या तो आप ग्लू लगा दोगे, ठीक है, आपने स्टेपलर पिन उठाई और स्टेपल कर दिया 2-3 जगह से, तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में हो गया। स्टेपलर पिन जानते हो ना, तो स्टेबल हो गया। या यहाँ पे आपने ऐसे स्टेपलर लगा दिया, इधर स्टेपलर लगा दिया, जैसे आप कई सारे नोट्स लेते हो, प्रिंट आउट कराते हो, तो स्टेपलर लगता है ना साइड में, स्टेपलर पिन लग जाती है। तो उसने क्या किया, उसने उसको परमानेंट वहां पे ज्वाइन कर दिया। करके देखा क्या तुम लोगों ने? पेपर फोल्ड किया। अब अगर मैंने ज्वाइंट लगने के बाद बोला कि बेटा इसको सीधा कर दो, तो यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक डाउन दीज, you have to first break down these bonding। समझ में आई बात? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर एक बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि सल्फर सल्फर साइड चेन जो प्रेजेंट होगा आपका, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अगर किसी को नाम याद है तो फटाफट बता दो कि कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें साइड चेन में
सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके, तो उन्हीं साइड चेन में सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड या एसएस ब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए। तो अब देखो स्टेपलर पिन जरूरी है ना, आपको अगर उस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना है, परमानेंट बनाना है, तो यू हैव सम स्टेपलिंग पॉइंट। आपने स्टेपलर पिन लगा दी तो वो एक स्टेबल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसका आया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का या एसएस ब्रिज का। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर और नॉट? रिप्लाई करो, तुम लोग कैसे एकदम बोर बोर पढ़ रहे हो। बताओ तो मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। क्लियर है? ओके, पेपर फोल्ड करके देखा, मैंने उस टाइम भी पूछा, किसी का रिप्लाई नहीं आया। क्या सो के पढ़ रहे हो क्या एकदम? कितने लोग हो जिन्होंने पेपर फोल्ड करके देखा? एकदम ऑनेस्टी से रिप्लाई करो। क्या सुबह सुबह कोई आस्था का चैनल लगाए हो क्या कि मैडम की आवाज आती रहनी चाहिए, मैडम बोलती रहे 1.5 घंटा? तो जो हम बता रहे थे वो चीजें समझ में आई? ओके, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे बॉन्ड याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो साइड चेन में आयंस होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो आयनिक बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड, सल्फर सल्फर बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो रिपेलिंग रिएक्शंस होते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, जो अटैक करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, वो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो जाएंगे। एंड देन अगेन वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और ये टर्म्स याद रखना, ये सब जब केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग पढ़ाई जाए ना, तो अगर ये नहीं कवर हो तो भी आप पूछ लीजिएगा कि सर ये वाली बॉन्ड कौन सी होती है, ये वाली बॉन्ड कौन सी होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। The biological activity of protein depends upon its specific tertiary structure. अब देखो बेटा फिर से समझो, अगर आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया तो ये बॉल की तरह बिहेव करेगा। जैसे छोटे पे हो सकता है किए भी हो, छोटे तो अभी भी हो तुम लोग, तो कभी बॉल नहीं है तो पेपर को लेके फोल्ड कर दिया और लगे उसी से खेल। ठीक है, आर्टिफिशियल बैट बहुत बार बन जाता है ऐसे ऑल ऑफ सडन। स्कूल में क्या करते हैं, रजिस्टर से खेलने लगते हैं बच्चे। तो रजिस्टर लिया और पेपर को रैप किया, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब वो फंक्शन कैसा कर रहा है, बॉल की तरह फंक्शन किया ना, वो पेपर का फॉर्म तुमने चेंज कर दिया, है तो वो पेपर ही, लेकिन यू कैन यूज इट लाइक अ बॉल। ओके, सेम वे में आपने कोई रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, पेपर को फोल्ड बना, जैसे तुमने वो मूंगफली खाई हो कभी खरीद के या भेलपूरी खाई हो, तो वो कोन का कोनिकल स्ट्रक्चर में मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर में भर के देते हैं वो। तो एक पेपर का फंक्शन किससे डिसाइड हो रहा है कि वो किस तरीके के फोल्ड में स्टोर किया गया। इज इट क्लियर और नॉट? किस तरीके के फोल्ड में वो कन्वर्ट हुआ है, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चालू है, वेरी गुड। समझो ये सब बॉन्ड अगर पढ़ रहे हो वहां पे, नहीं पढ़ो तो इस नाम को नोट कर लेना, सर से पूछना भी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने रॉड शेप बना दिया, जैसे अगर जो सपोज किसी छोटे बच्चे को मानना है तो भाई आपने पेपर फोल्ड किया और दिया उसी से, तो वो डंडे की तरह बिहेव करने लगा। आप मूंगफली खा रहे हो, चनाजोर गरम खा रहे हो, तो आप उससे दुकान वाले से वो पेपर में रैप करके आपको दे दिया, पेपर के फैन बन जाते हैं। ठीक है, आपकी लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, तो रजिस्टर के कवर से आप फैन भी कर रहे हो। तो यू कैन सी कि आपने एक पेपर को कितने वर्सेटाइल फॉर्म से यूज कर लिया। सेम वे में एक प्रोटीन कैसा फंक्शन करेगा वो टर्सरी स्ट्रक्चर से डिसाइड होगा बेटा। इज इट क्लियर? तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये पॉइंट मत भूलना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी थी वो, बायोलॉजिकल वर्ड में ही हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी वाला क्या था, स्ट्रक्चर बनाएगा। केराटिन आपके हेयर का स्ट्रक्चर बना, समझ में आ रहा है? हेयर का कुछ काम लेते हो क्या, नेल्स का स्ट्रक्चर है। ऐसे तो काम में आओगे तो वो फंक्शनल प्रोटेक्टिंग लेयर बना रहा है आपका, क्लियर। लेकिन एक आप देखो तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्म है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ केराटिन यहाँ पे प्रेजेंट है,
अदर कंपोनेंट्स भी है। ओके, तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय, अब अगेन देखो बेटा, वो पेपर, पेपर का एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, वो पेपर जो आपने लिया उस पेपर की क्वालिटी क्या है, उस पर तो डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। तुमने बहुत पुराना से कोई ऑलरेडी एकदम जो जो डिकम्पोज हो रहा था पेपर वो लोगे तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आपने अच्छी क्वालिटी का पेपर लिया तो आप जैसा फोल्ड कर रहे हो उस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। आपने बहुत हार्ड ले लिया तो वो फोल्ड भी नहीं होगा। जैसे चार्ट पेपर का अगर आप चाहो बॉल बनाना तो बहुत बड़ी सी बॉल बनेगी और बीच में हॉलो हॉलो टाइप की रह जाएगी, आपको दबाना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तब जाके वो मिक्स होगा, मतलब दबेगा। तो उसी तरीके से अब जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन रहा है और इसको फंक्शन करना है तो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कि ये है कहाँ, तो उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर कैसा है, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसके चारों तरफ केमिकल्स कैसे कैसे प्रेजेंट है, दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अफेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। जस्ट हम कहें कि तुम्हारा जो पानी का बॉल था भाई, तुमने स्टेपलर तो लगा रखा है लेकिन हम इस पे आ रहे हैं पानी गिराने, पेपर का बॉल था, ठीक है, तो उस पे हमने पानी गिरा दिया। अब पेपर है, वाटरप्रूफ नहीं था, वो क्या किया, धीरे धीरे पूरा सॉफ्ट हो गया। तो क्या तुम्हारा बॉल स्ट्रक्चर बॉल की तरह दिखेगा, रॉड स्ट्रक्चर रॉड की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओके, तो सेम वे में surrounding atmosphere for that particular protein is responsible for their structure and function. तो जब आप सराउंडिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हो तो वहां पे पीएच, टेम्परेचर, केमिकल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द चेंजेस इज इन these factors severely affect the tertiary structure of protein. अब जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई प्रोटीन है उसको फंक्शन करने के लिए, जैसे पेप्सिन का नाम सुना है तुमने, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन। पेप्सिनोजेन आपके स्टमक में प्रेजेंट एक प्रोटीन है, एंजाइम है। ओके, इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन, और इसको वर्क करने के लिए जो पीएच चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8। दिस इज हाईली एसिडिक, एसिड है, ठीक है। अगर आप इस एसिड को आप स्टमक से अपने बाहर इस एसिड को निकाल दो ना, तो ना आपका हाथ बचेगा, ना आप जहां पे भी इसको टच कराओगे इट कैन इजीली डिग्रेड दैट पोर्शन। तो इतने भयंकर पीएच पे ये प्रोटीन एंजाइम वर्क कर रहा है भाई, इसको पसंद ही यही आता है। तो आप 8 कर दो, आप 7 कर दो, तो इसका फंक्शन खत्म। इस तरीके की बहुत सारी फिजियोलॉजी में चीज आपको देखनी पड़ेगी। सलाइवा का पीएच देखो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो मेन पीएच वहां पे कहाँ चल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड में, स्टमक में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, 6.8, 1.8, 7.8. So why there are variation in pH? Because the enzyme, the proteins which are present at that location, they have to be performed in that particular pH. अभी एंजाइम वाले पोर्शन में और क्लियर हो गए। ये तो बस हमने एक एग्जांपल दिया, समझ में आया? तो सेम वे में टेम्परेचर, अब आपके लिए फेवरेबल टेम्परेचर आपने बोला कि मैम हम तो 18 डिग्री एकदम चिल्ड करके एसी में रहते हैं तभी हमारा काम चलता है। तो भाई बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम होगा, बाहर निकलोगे तो इन्वायरमेंट में एसी नहीं है, हो सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे एसी हो, आपने कॉलेज में अप्लाई कर रखा है कि हम तो भाई एसी में ही रहे, बचपन से एसी में रहना है, पहले तो ऐसी आदत नहीं लगाना, ठीक है, इतना सुखवार नहीं होना है। तो what I mean to say कि अगर if you are acclimatized to certain kind of temperature, then whenever it changes you will be disturbed, ठीक है, your activity will be disturbed। देखो इधर तो फिर भी अच्छा है, अभी हमारे साइड यहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, मई जून वाला बड़ा गंदा सीजन टाइम होता है यहाँ का, बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो उस टाइम में अगर आपको किसी वर्किंग प्लेस पे किसी से आउटपुट ज्यादा लेना है तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर, मॉडिफाइड टेम्परेचर बाय यूजिंग द कूलर, बाय यूजिंग द एसी, ठीक है, जिससे कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को कर सके। तो टेम्परेचर को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम वे में अगर आप यूपी साइड चले जाओ हम लोग के घर के साथ, तो वहाँ पीक की गर्मी पड़ती है, पीक की ठंडी पड़ती है। तो ना आप एकदम ठंड में आपको विंटर वैकेशन मिल जाता है स्कूल में, और समर में आपको समर वैकेशन मिल जाती है स्कूल में।
तो पता है हमें कि इस टाइम में परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, इसलिए बढ़िया है कि आप घर में रजाइयों में रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो वो बेचारा छोटा सा प्रोटीन सेल के अंदर फंक्शन करने जा रहा है, अगर उसको तुमने टेम्परेचर दे दिया ज्यादा तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, जैसे किसी को बहुत हाई फीवर आ गया, तो हाई फीवर को क्यों कंट्रोल करना जरूरी होता है? क्योंकि वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, और एक बार कंटिन्यूअस फीवर अगर ज्यादा टाइम तक रह गया तो इट मे कैन अफेक्ट द सेवरल ऑर्गन्स। दैट्स व्हाई फीवर को कंट्रोल किया जाता है कि सबसे पहले फीवर डाउन करो, सबसे पहले बीपी को नॉर्मल करो, सबसे पहले इसको स्टेबलाइज करो, इसकी वाटर आयन के बैलेंस को बनाओ। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए थंब रूल है ये सब। इज इट क्लियर? तो द चेंजेस इन दिस फैक्टर्स सिवियरली अफेक्ट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और केमिकल के लिए तो बोलने की नीड ही नहीं है, बाहर कुछ और उसके पसंद की चीज है तो ठीक, केमिकल इंटरेक्शन अच्छा होगा, नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो उसको हार्म करेगा। सो प्रोटीन एक्टिविटी ग्रेटली अफेक्टेड भाई, जो अपने सराउंडिंग से अफेक्ट हो रहा है उसको फर्क पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटली अफेक्टेड होगा। द टर्सरी स्ट्रक्चर इज मेनली ऑब्जर्व इन ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल। ठीक है, इज इट क्लियर? इतनी कहानियां समझ में आई या टफ लग रहा है? फिर सो गए सब। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको हीम ग्रुप का दिखा हुआ है, मतलब ये हीमोग्लोबिन की एक चेन को शो कर रहा है बेटा। हीमोग्लोबिन की एक चेन को शो कर रहा है। अगेन आपको देखो, अभी ये रिबन आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुकी है। ये स्ट्रक्चर है मतलब ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मतलब यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों मिल गए हैं मतलब ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। खत्म बात। ओके, हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दिखा रहा है। बाकी आपको बैकबोन पता है कि पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है, पेप्टाइड बॉन्ड बनती जा रही है जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिखाया था, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज बनता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द स्टेपलर, दिस इज द इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग विच स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर। इस फोल्ड को इसी तरीके से रोके रखने में ये बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। तो वेरिएशन इन बॉन्ड यू कैन ऑब्जर्व इन दिस इमेज। फाइनली आपको क्या दिख रहा है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है। बीटा बीटा अभी मत ध्यान दो, हम बताएंगे क्या होता है। एंड हीम स्ट्रक्चर दिख रहा है। हीम मतलब आयरन मॉलिक्यूल वहां पे अटैच्ड हो गया। ओके, नाउ कम टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जैसे ये आपका हीम ग्रुप दिख रहा है ना, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड दिख रहा है, तो इसी इसी तरीके से आप एक दो चार कई सारे पॉलीपेप्टाइड को लाके और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, वो कंडेंस स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुके हैं एंड नाउ यू हैव टू ज्वाइन। ठीक है, जैसे आपने जस्ट सपोज कोई क्राफ्ट बनाना है तो एक एक जगह अलग अलग प्रिपेयर किया और फाइनली उस क्राफ्ट को फाइनल करने के लिए आप ज्वाइन कर दिया। तो दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दी हूँ कि हर हर प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट डिमांड। ओके, it will decided by the which type of protein is that। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको एक बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, और आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कल के डॉक्टर हो तुम लोग, तो एकदम अच्छे से समझो कि जो आपकी एच बी आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन इसका कम है, हीमोग्लोबिन इसका ज्यादा है। हीमोग्लोबिन जनरली कम वाले केसेस ज्यादा सुने होंगे, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। जब आप इस तरीके के वर्ड सुनते हो तो दे आर द क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन सुना हुआ है सबने, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड में प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो उसी हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लेते हुए हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। दिस इज फाउंड इन ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन क्या था? क्या मोनोमर था? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने बोला था मोनोमेरिक प्रोटीन।
तो ओलिगोमेरिक मतलब नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में ज्वाइन होंगे, देखो बाइमेरिक डाइमेरिक तक तो आप बीटा प्लेटेड में ही पहुंच गए थे, टर्सरी में भी पहुंच गए थे, लेकिन मोर देन 2 3 जब आपके नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, देन इट विल फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. That's why this is found only in oligomeric protein. In certain proteins, several polypeptide chains are present. Each chain has its own primary, secondary, and tertiary structure. What I am saying, please be clear about that. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड जो चेन बनी थी उससे कभी नहीं बन सकता है. कई सारी चेन होंगी और हर एक चेन का अपना प्राइमरी, क्योंकि वो क्वाटरनरी तक पहुंचा है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हुए ही क्वाटरनरी पे आएगा. इज इट क्लियर? So each chain has its own primary, secondary, and tertiary structure. These several chains together fit in a common structure and form a quaternary structure. It's a simple, कुछ नहीं लिख सकते थे. This is a huge complex. यहाँ पे क्या बॉन्डिंग बनती है, कितने एंगल पे कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व कर रहा है, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी है अंदर. बट एटलीस्ट बेसिक्स आपको क्या समझना है, आपने क्राफ्ट बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स लिए, उन चारों को आपने अलग अलग प्रिपेयर किया एंड देन यू हैव टू ज्वाइन दैट एंड कंप्लीटली यू फॉर्म योर क्राफ्ट. कोई साइंस का मॉडल बनाया होगा तो आपने प्रिपेयर किया होगा डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पे आपने कॉटन यूज किया होगा, कहीं पे आपने पेपर यूज किया होगा, कहीं पे आपने ग्लिटर्स यूज किए होंगे, ठीक है, कहीं पे आपने कोई केमिकल यूज किया होगा, लिक्विड केमिकल यूज किया होगा, बट एट द एंड वो आपका क्राफ्ट है, वो आपका साइंस मॉडल है, तो आपने सबको ज्वाइन कर दिया. इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एग्जाम्पल में आपको दिया है ह्यूमन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन इज रिलेटेड टू मसल, हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू ब्लड. अब देखो हीमोग्लोबिन ने दिया है 2 अल्फा 2 बीटा, और यहाँ क्या लिखा था, बीटा पॉलीपेप्टाइड, और लाइन में क्या लिखा है कि ईच पॉलीपेप्टाइड हैज इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर. उसी बीटा पॉलीपेप्टाइड में से एक बीटा पॉलीपेप्टाइड आपने टर्सरी स्ट्रक्चर में पढ़ लिया, और जब इस तरीके के 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड और 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड को आपने ज्वाइन किया आपस में, देन यू विल फाइनली फॉर्म हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. ओके, इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर देखते हैं आप. लगता है बेटा मेरे को कि मैं ना सुबह सुबह तुम्हें भजन सुनाती हूँ और तुम लोग सो जाते हो. आई एम ईगरली वेटिंग ऑफलाइन क्लासेस. तुम्हारे बैच का मुझे ऑफलाइन क्लास जल्द से जल्द लेना है. देखो कब तक स्टार्ट होता है. तो नाउ जो बताई इन्फॉर्मेशन बेटा उसको जोड़ दो. ये तुमने बोला कि ये सोहिनी ने बनाया, ये हर्षिता ने बनाया, ये राधिका ने बनाया, ये सिद्धि ने बनाया, और सब बोल रहे हैं कि हम लोग कल मिलेंगे और पूरा ज्वाइन कर देंगे. तो ये कल मिलेंगे वाला प्रोसेस कहाँ हुआ? गोल्जी में हुआ. मैचुरेशन भी गोल्जी में हुआ. जैसे ये हीम ग्रुप लग रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड के ऊपर हीम ग्रुप, आयरन मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ा है, ये भी गोल्जी में हुआ. एंड फाइनली ये स्ट्रक्चर बना, तो ये सप्लाई जाएगी कि भाई हीमोग्लोबिन का ऑर्डर हो गया, चलो इसको आगे सप्लाई दो. तो हीमोग्लोबिन बनते जाएंगे और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे और आरबीसी के अंदर ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे. इज इट क्लियर? समझ में आई? ये तो हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. अभी और पिक्चर बाकी है प्रोटीन की, बस उससे पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई. दिस इज द वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. जब आप कॉइलिंग के बेसिस पे, जब आप उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप पढ़ते हो, देन यू विल डिफरेंशिएट देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. नाउ हम कुछ और बेसिस पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन में. समझ में आ गया? वेरी गुड. और आज का लेक्चर भी डिस्क्लेमर है, प्लीज रिवाइज वंस. थोड़ा सा रिवाइज किया करो तुम लोग, इट इज नेसेसरी बेटा. ये सब चीजें अगर आप, ये क्या है ना कि एक तो आप लोग इंटेलिजेंट बहुत हो, आपकी जनरेशन, मेरा बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड है. इवन मैं तुम लोग की क्लास लेती हूँ, यहाँ बैठ के सुनता रहता है और कई चीजें वो ऐसे ही उसको समझ में आ गई. प्लांट किंगडम उसके यहाँ पढ़ाया जा रहा था, अभी 6th क्लास में है वो, तो वो अलग ही बोलता है.
ठीक, तो तुम लोग का माइंड बहुत तेज है, तुम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हो, बट उस कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन को एक परमानेंट मेमोरी तक पहुंचाने के लिए यू हैव टू बी रिवाइज। रिवाइज करो उसको। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पहली फतेह आपकी हो जाती, पहली जीत है कि क्लास हुई और आपको समझ में भी आ गई। तो पहली जीत तो यही होगी, कंटेंट आपके पास गया और आपको समझ में आया। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नहीं समझ में आता तो ये बैक जाता, फिर से क्लास होगी, फिर से टीचर उसमें कुछ करेगा। आपको समझ में आ गई, नाउ आपको मूव करना है, यू हैव टू रिवाइज दैट। तो प्लीज सभी लोग प्रोटीन वाला पोर्शन रिवाइज करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना समझ लो कि जब आप एक सेल के अंदर देख रहे हो कि वाटर के बाद प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ सकते हो कि लाइफ में प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस आने वाली है आपकी। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फाइब्रस प्रोटीन, जैसे भी ग्लोबुलर वर्ड आया था, तो ग्लोबुलर के लिए मैंने डिफाइन किया कि स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज ग्लोबुलर, तो वो एक टाइप आ गया वहां पे, बट आप उसको सेपरेटली पढ़ना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोर इम्पोर्टेंट, अगेन ये क्योंकि फाइब्रॉइड फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो इनका सेकेंडरी तक काम चल जाता है। कोलेजन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन, केराटिन, सिल्क फाइब्रोइन, वही प्रोटीन है, तरीका दूसरा देखने का। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि 3D आपको दिख रहा है, फाइबर मतलब थ्रेड, ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल, तो 3D तीन डायरेक्शन में मिलेगी उसकी इमेज, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्सरी प्रोटीन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर मोर इम्पोर्टेंट, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है बेटा, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ स्टेबिलिटी देता है, इंसुलिन आप पढ़ते हो हार्मोन, एल्बुमिन, ठीक है प्रोटीन ही है, हेमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबुलिन, ग्लूटेन ऑफ व्हीट। अब इसमें कुछ क्या है, ये सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, बट वो क्या बोल रहा है यहाँ, क्वाटरनरी की बात नहीं किया उसने, बोला है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, स्फेरिकल प्रोटीन। ओके, व्हीट में ग्लूटेन प्रोटीन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है व्हीट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसे अमाइनो एसिड है उसके बेसिस पे आप प्रोटीन बता दोगे कि कैसा प्रोटीन होगा, ठीक है। सिंपल प्रोटीन फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की चेन है, तो क्या हो गया सिंपल। 4 टाइप्स देखो, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन न्यूट्रल है, सॉल्युबल इन वाटर है, एग व्हाइट इसका एग्जांपल हो गया, एंड ब्लड सीरम में एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो चलो छोड़ो। ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, जैसे थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिया ही है ऑस्मोसिस क्या होता है, उस तरीके से आपके ब्लड के अंदर क्या सॉल्यूट है, वो किधर ब्लड मूव करेगा, कैसे लिक्विड उससे निकलेगा, कौन सा उसके अंदर आएगा, इन सभी चीजों को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्बुमिन। ओके, ग्लोबुलिन न्यूट्रल इन नेचर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एंटीबॉडीज ये भी आपके ब्लड में प्रेजेंट हो, जैसे आपने अभी सुना है ना कि कोरोना के केस में एंटीबॉडी टेस्ट चल रहा है, तो व्हाट इज दैट, एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर आपकी बॉडी ने रिएक्शन लिया है तो आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड एंटीबॉडी मिलेगा। समझ में आता है बात ये सब। तो उस तरीके के हमारे नेचुरल एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट हैं, ग्लोबुलिन्स बोलते हैं उनको, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं जब इम्यून की आप बात करते हो, तो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक, हो सकता है पढ़ा भी हो आपने, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ये 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर IgE ब्लड टेस्ट में IgE हाई आ रहा है, इट्स क्लियरली इंडिकेट्स कि बॉडी में कोई एलर्जी है, ये फाइट चल रहा है, ये तो सिक्रेशन वगैरह से। तो अभी अपन इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा। तो ग्लोबुलिन आपको दिखा कि वहां पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर हैं, दैट्स वाई वो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं बेटा, ब्लड में प्रेजेंट है, वो मूव करते हैं, अटैक करेंगे तो फिर वो एक तरीके से हमारी सेल की बंदूक है समझ लो, ठीक है, गोलियां हैं, गोलियां समझ कि ये गोलियां हैं, बुलेट्स हैं।
हिस्टोन बेसिक है, ये तो कभी नहीं भूलना है आपको। हिस्टोन स्टेबिलिटी में भी आएगा, न्यूक्लियोसोमल मॉडल जब आप पढ़ोगे वहां पे भी आपको पढ़ना है। और ब्रीफली आपको न्यूक्लिक एसिड में हमने बता ही रखा है, न्यूक्लियस पढ़ाते वक्त भी बात आई थी हिस्टोन की। बेसिक इन नेचर में ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एसिड नेचर का है, एसिड और बेस आपस में बाइंड करेंगे और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल है। न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन्स, वही डीएनए प्लस प्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन इंपॉर्टेंट है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फाउंड ओनली इन एनिमल किंगडम। जो आप केराटिन देख रहे हो, इलास्टिन देख रहे हो, कोलेजन देख रहे हो, दे आर द स्क्लेरोप्रोटीन्स। स्ट्रक्चर फॉर्म करने में एक टफ स्ट्रक्चर, एक प्रोटेक्टिव, जैसे स्क्लेरन काइमा, याद हो तुम लोगों को, प्लांट में मैंने बेसिक फाउंडेशन में पढ़ाया था कि डेड सेल्स होती है लेकिन हाईली प्रोटेक्टेड। ओके, उसी तरीके से ये स्क्लेरोप्रोटीन्स है। ये आपके जो लंबे लंबे बाल दिखते हैं, आप बाल देखते हो ना, या छोटे छोटे बाल भी हैं, उन बालों में कोई जान नहीं है, मतलब इस ब्लैक वाले पोर्शन में दे आर नॉन लिविंग। ओके, जो इसकी रूट है, जो स्कैल्प पे अटैच्ड है, वो लिविंग स्ट्रक्चर। तो केराटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन। कोई कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सिंपल बेटा, कॉन्जुगेशन करना है। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे कि प्योर प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन चल रही है, लेकिन कॉन्जुगेट हो गया मतलब उसके साथ आपने कुछ और अटैच कर दिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीनेसियस सब्सटेंस, they form conjugated proteins, and non-proteinaceous substance are called prosthetic group. इसमें अदर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी क्या हो गए, कुछ जो उसको जोड़ के उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इफ दे हैव लाइक दे आर परफॉर्मिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, देन दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ओके, मतलब नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होना चाहिए। व्हाई इट इज कॉन्जुगेटेड, देखो, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट। समझ में आ रहा है ना बात? ये माइनस नहीं है, माइनस कर दो पता चले। दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एट द एंड है वो प्रोटीन ही, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा पोर्शन अटैच कर दिया आपने। इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ, देखो अब देखो, ये तो तुमने बहुत बार सुन रखा है, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, आता था नाम, कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, किधर? आउटर साइड में। क्या करता है? मार्कर है, ठीक है, रिसेप्टर्स है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। अब प्रोटीन प्रोटीन को हटा देते हैं, चलो। अरे थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। कहाँ गया? बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अब देखो, मैंने बीच में एक डिवाइडर ड्रॉ किया, एंड इधर सब राइट साइड में क्या आ गए? प्रोटीन, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या आ गए? जो नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट है। बोलो हाँ या ना। क्या रखा है इन सब चीजों में? पढ़ के इनको हटाओ, काम आएगा आगे। समझ में आ गया? अब इसमें नहीं जाना है कि फ्लैविन क्या होता है, बाकी तो आई थिंक सब समझ रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि हाँ, कोई नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट प्रोटीन में जुड़ गया, तो जो जुड़ रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम बदल गया। जैसे आप ग्लाइकोप्रोटीन जानते हो, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर गए तो क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं, कलर रिएक्शन देते हैं। फ्लेविन के साथ बाइंड किया तो फ्लेवोप्रोटीन, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया फॉस्फोप्रोटीन, कोई मेटल आके बाइंड कर गया तो मेटालोप्रोटीन। तो दे आर ऑल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हेलो, हेलो, ओके, क्लियर है बेटा?
नाउ बेटा, अमाइनो एसिड कैसा हो सकता है? एसिड भी हो सकता है, उसमें एसिडिक अमाइनो एसिड भी हो और बेसिक अमाइनो एसिड भी हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक नेचर वी कैन डिवाइड एसिड प्रोटीन्स एंड बेसिक प्रोटीन्स। सब आपको अलग अलग, अभी आपने वहां पे पढ़ा बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन का नेचर में, तो उसी को आपने एसिड और बेसिक टाइप से पढ़ा, तो वो एग्जांपल यहाँ पे भी आ गया। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स वो कैसे होते हैं? एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिर से देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि सेकेंडरी तक के हैं, कोलेजन, केराटिन, एक्टिन, फाइब्रोइन, पढ़े हुए एग्जांपल है। फंक्शनल प्रोटीन हार्मोन्स और एंजाइम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करें उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कह देंगे। स्टोरेज प्रोटीन फेरेटिन, आयरन का स्टोरेज। व्हीट में आपने ग्लूटेन देखा, मिल्क में आप देखते हो केसिन प्रोटीन होता है। तो स्टोरेज फूड की सप्लाई में प्रोटीन आ रहा है, डाटा स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है। डिफेंस प्रोटीन, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो सब क्या है? डिफेंस प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग करता है, थ्रोम्बिन क्लॉटिंग में रोल प्ले करेगा, ब्लड क्लॉटिंग। कल तुम्ही लोग को पढ़ा रहे थे ना ब्लड क्लॉटिंग, तुम्हारी क्लास में। ठीक है। तो वो सब प्रोटीन कैसे हैं आपके? डिफरेंट टाइप के, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग वो डिफेंस के मैकेनिज्म। अभी आपकी स्किन पे कट लगा और अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकी, वो स्किन रिपेयर नहीं हुआ, तो वो क्या एक ओपन खुला द्वार मिल जाएगा कि भाई माइक्रोब्स कंटामिनेशन यहाँ से अंदर आ जाओ हमारे अंदर, हमारे तो स्किन पे कट लगा हुआ है। ठीक है। अदर प्रोटीन्स, मोनेलिन, मोनेलिन किसी को याद है तो फटाफट बता दो, मोनेलिन कहाँ बताया मैंने? अब कुछ इंफॉर्मेशन और देख लो। इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती है? जो एंड एंटिटी ऑफ टैक्सोनॉमी है, जो आपको अपने चारों तरफ दिख रहा है, दैट इज स्पीसीज। यू आर स्पीसीज, आई एम स्पीसीज, वी आर सेम स्पीसीज। ठीक है। डॉग इज स्पीसीज, कैट इज स्पीसीज, नीम का पेड़ स्पीसीज है, आम का पेड़ स्पीसीज है, तुलसी का पेड़ स्पीसीज है। जो दिख रहा है वो स्पीसीज है, सिंपल सी बात। जीनस दिखता नहीं, क्लास दिखता नहीं, फाइलम दिखता नहीं, किंगडम दिखता नहीं, वो सब किताबी बात है। जो दिख रहा है वो स्पीसीज है। तो अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी तो उसमें टेंडेंसी है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिमिलर। इसको बोलते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन की फाइलोजेनी अगर रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना होता है तो वहां पे हम लोग प्रोटीन मैच कराते हैं। हम लोग मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग मैच करा के देखते हैं। तो जिसके नियर बाय वो प्रोटीन सिमिलैरिटी को शो करेगा कि जस्ट 88% सिमिलैरिटी मिल जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उस इवोल्यूशनरी ट्री का पार्ट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिमिलर इन डिस्टेंट स्पीसीज, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर डिसिमिलर मोस्टली। ठीक है। प्रोटीन्स कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में अगर सिमिलरिटी आ रही है तो इट में भी पॉसिबल कि उनके बीच में कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो, एंसेस्ट्री रिलेशनशिप हो। Thus we can say that protein shows evolutionary relationship. Okay, clear है? डेप्थ में नहीं जाना अभी इसके। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिक्स। डे 1 में एक चार्ट दिखाया था, वहीं पे लिखी थी ये बात। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज, अब यहाँ पे आप होगे कंफ्यूज थोड़ा, 4500 डाल्टन। ठीक है। इसका मतलब ये 10,000 के नीचे आ गया। तुरंत मैम को पकड़ो, मैम आपने तो बोला था कि कुछ होता ही नहीं है 10,000 के नीचे, तभी तो यहाँ पे लिखा है बेटा। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जनरली नहीं होता है, बट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो आपके बॉडी में ही बनता है, ACTH हार्मोन, उसका वेट 4500 रेंज में आता है। इन स्वीटिंग इंडेक्स, यस बेटा बिल्कुल गुड। वहां पे मैंने शुगर के साथ एक स्वीटनिंग इंडेक्स में कंपैरिजन कराया था और वहां लिखवाया था कि मोनेलिन याद रखना, ये स्वीट है, स्वीटेस्ट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स होने चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब यहाँ पे आपको कई सारे दिख रहे हैं, एक दो और एडिशनल दिख गए जिसके की मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के नीचे। ठीक है। बोवाइन इंसुलिन, बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन, इनका मॉलिक्यूलर वेट
दिया हुआ है, बस आप एक बार नोट कर लेना, नोट्स में होना चाहिए ये सब चीज। मोलिकुलर वेट ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन 66,500 डाल्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन आपको कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ना है बेटा, इसलिए ये याद रहना चाहिए। यूरियस एंजाइम 4,83,000 डाल्टन। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत छोटी बात है, हम जानते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, इसलिए नोट डाउन रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ 574 अमाइनो